मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पार्ट बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, इंक्लूडिंग ऑल द टॉपिक्स, चाहे वो जेईई मेंस हो, चाहे नीट हो, चाहे एम्स हो, चाहे एडवांस हो। हर तरीके से हर टॉपिक को मैंने डील करने की कोशिश की है एंड उम्मीद करता हूँ कि आपने नरेंद्र अवस्थी के लेवल 1 के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बना लिए होंगे, स्पेशली क्वेश्चन नंबर 47 टू अप्रोक्सीमेटली 113 तक आपको शायद सॉल्व करने हैं। ये टोटली जो क्वेश्चन है पूरे के पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर बेस्ड, ठीक है। आज से जो हम टॉपिक चालू करने वो हमारा पार्ट 2 है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं हम इसको? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इस बेसिकली इस पार्ट में आपको क्या करना है, इस पार्ट में आपको इलेक्ट्रोलिसिस सीखना है। क्या सीखना है? इलेक्ट्रोलिसिस। या इस पूरे पार्ट को हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अब तक हमने ये देखा था कि भाई एनोड कैथोड में रिएक्शन होता था, हम ये जानने की कोशिश करते थे कि आखिर उसका पोटेंशियल क्या होता है। अब हम ये सीखेंगे कि अगर किसी चीज का आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो एनोड पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे हम डिसाइड करना ये सीखा। अगर आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से आए, मतलब मान के चलो आपको फैराडे लॉ भी बहुत अच्छे से आता है और जेईई में एडवांस वगैरह में इसकी काफी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सेल इन विच प्रोसेस ऑफ सेल in which process of cell in which process of electrolysis is carried out. Electrolysis is carried out and carried out is known as electrolytic cell, is known as इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस कैरिड आउट किया जाता है। अभी इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ही समझ लो। जो बेसिकली आपने थोड़ा बहुत 10th में आपको पढ़ा ही होगा इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। लिसिस मतलब होता है ब्रेक, ठीक है, और इलेक्ट्रो मतलब होता है करंट, ठीक है। किसी सब्सटेंस को आप करंट के द्वारा तोड़ रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस ऑन पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब भी क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस, ब्रेकिंग ऑन सब्सटेंस ऑन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑन पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब इसका सब वर्किंग समझेंगे, आखिर ये वर्किंग होता कैसे है, ठीक है। एक कंटेनर लिया, 2 रॉड लिया मैंने इसमें, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। ये मैंने एक सोर्स जोड़ा है, किसका? सोर्स ऑफ करंट का, सोर्स ऑफ करंट है, ठीक है। अब ये सोर्स ऑफ करंट आपका कुछ भी हो सकता है, ये सिंपल बैटरी भी हो सकता है आपका, या आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी हो सकता है, ये सोर्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये बड़े डंडे पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसका मतलब ये पार्ट क्या हो जाता है आपका? एनोड पार्ट हो जाता है, और ये क्या हो जाता है? कैथोड हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अगेन देखो, इसको मैंने क्या किया, एक सॉल्यूशन में डुबाया। देखो अब इसके कंपोनेंट समझो। पहला कंपोनेंट आपका सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ करंट आप बैटरी भी ले सकते हो, सिंपल सा, या सिंपल को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी रख सकते हो। अब पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने कनेक्ट किया इस तरफ से, तो ये वाला, अब यहाँ पे क्या होता है ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ध्यान देने की कोशिश करिएगा। इलेक्ट्रो उधर मेरा एनोड में क्या सा चार्ज आता था? नेगेटिव चार्ज आता था, बट इस केस में कौन सा चार्ज आएगा? एनोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस केस में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा? ये तो मेरा इलेक्ट्रोड है, ये तो मेरा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और अगेन इसमें क्या होता? अगेन देखो, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है? एनोड मतलब होगा तो उस पे सिर्फ ऑक्सीडेशन ही होगा, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ये लॉस करेगा वही ये क्या करेगा? गेन करेगा। कैथोड मतलब क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड में हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। भले इनके टर्मिनल चेंज होता है बट इनका नेचर कभी नहीं चेंज होता है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट में एक होगा एनोड और एक होगा कैथोड। तो ए वाला ए के पास जाता है, सी वाला सी के पास जाएगा। कैथोड कैटायन कैथोड के पास जाता है, एनायन एनोड के पास जाता है। तो याद रखने का तरीका ये भी
क्योंकि देखो इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो इसलिए नेगेटिव वाला आयन किसके पास जाके सटेगा, एनोड के पास जाके सटेगा। उसी तरीके से कैथोड पे कैटायन पे क्या पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से जुड़ा हुआ तो ये किसके ऊपर जुड़ेगा, इसके ऊपर जुड़ जाएगा, कैथोड के ऊपर जुड़ जाएगा। ये बात समझ में। तो और ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको किस में कैरिड आउट किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। अब ये कौन सा होता है भैया, इट इज अ कंटेनर मेड अप ऑफ, कंटेनर मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का कंटेनर होता है, इसी को हम इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक का, तो उसमें ये पूरा प्रोसेस क्या किया जाता है, कैरी आउट किया जाता है। इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, यही हमें पढ़ना है इस पूरे पार्ट में। बेसिकली इस पार्ट में करना क्या है भैया, मैं कोई भी एक सब्सटेंस दे दूंगा, मैं बोलूंगा NaCl, MgCl, AlCl3, किसी का भी इलेक्ट्रोलिसिस करा दो। इलेक्ट्रोलिसिस आप किसी का भी करा सकते हो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का आप इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हो, ठीक है। बट शर्त यह है कि इस चैप्टर, अगर इस पार्ट में आपको ये डिसाइड करना है कि भाई एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, ये पार्ट यहीं पे खत्म है। यही मेन चीज समझना होता है इस पूरे इसके अंदर कि आखिर एनोड में क्या बन सकता है और कैथोड में क्या बन सकता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बोलते हैं इसका, ठीक है। तो डिटरमाइन, टू डिटरमाइन क्वालिटी, टू डिटरमाइन क्वालिटी, that is nature of products found at anode, of products found at anode, of products found at anode and cathode during electrolysis, and during electrolysis, as well as to analyze, as well as to analyze, as well as to analyze reaction taking place, reaction taking place at anode and cathode, ठीक है। आपको पहले तो प्रोडक्ट डिसाइड करना, प्रोडक्ट डिसाइड करने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा उसमें कौन सा रिएक्शन चलेगा, एनोड पे कौन सा रिएक्शन चलेगा, कैथोड पे। इस पूरे पार्ट में बस आपको ये करना है। एक्चुअली में इस पूरे पार्ट में न्यूमेरिकल नहीं होता, इस पार्ट में आपको न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा। इस पार्ट में जो भी क्वेश्चन बनते हैं प्योर एंड प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं। बट ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें याद रखनी होगी, ये तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ चीजें इसमें आपको याद रखनी। अगर आपको कुछ चीजें याद है तो ये पार्ट सबसे इजी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इजीएस्ट पार्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल नहीं, डायरेक्ट आप देख के आंसर टिक मार सकते हो, ठीक है। चलो अब इसमें हम कुछ डिस्कशन करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड्स। आखिर इलेक्ट्रोड पे सेल रिएक्शन को किन किन फैक्टर पे डिपेंड होना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। देखो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। फिर से रिपीट करो, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, प्रोडक्ट भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूं NaCl, इसका प्रोडक्ट एनोड पे अलग होगा, कैथोड पे अलग होगा, ठीक है। वैसे ही MgBr2, ठीक है, वैसे AlCl3, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आप कर सकते हो। आप AgNO3 भी कर सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप CuSO4 भी ले सकते हो, आप किसी का भी इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हो। तो ऑब्वियस बात है CuSO4 में जो एनोड और कैथोड प्रोडक्ट बनेगा वो ऑब्वियस बात है AgNO3 वाला तो नहीं रहेगा सेम। तो पहला फैक्टर क्या है, पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उस इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है, या फिर आप इलेक्ट्रोलाइट पहले डिसाइड करोगे आपको किस इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, ठीक है। सेकंड जो फैक्टर डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आखिर किस मीडियम में कराते हो, मीडियम ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ठीक है, एक बात और याद रखना, यहाँ पे जो मीडियम होता है दो ही फेज में होता है, या तो मीडियम आप मोल्टन स्टेट में लोगे या तो मीडियम आप एक्वस स्टेट में लोगे। इसका एक रीजन भी है, इलेक्ट्रोलाइट आप बोले सर आप सॉलिड फेज में भी ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन सॉलिड फेज में आयंस नहीं बनते कभी भी सॉलिड फेज में आयंस नहीं बनेंगे, और जब आयंस बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होगा, नहीं तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा नहीं। तो कभी भी याद रखना, किसी भी सब्सटेंस का आपको इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, या तो आप उसके मोल्टन फॉर्म में कराओगे, मतलब उसका प्योर पिघला हुआ जो फॉर्म होता है ना, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, मोल्टन फॉर्म बोलते हैं, या तो उसके एक्वस फॉर्म का है। आप प्योर नमक को इलेक्ट्रोलाइज कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको नमक पानी के सॉल्यूशन में बनाओ, मतलब एक्वस फॉर्म में लेके जाओ, तब आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हो, इजीली करा सकते हो। तो वही सब चीजें हमें यहाँ सीखनी है। तो पहले डिपेंड करता है, पहले तो इलेक्ट्रोलाइट डिसाइड करो, हर इलेक्ट्रोलाइट का अपना एनोड प्रोडक्ट होता है, कैथोड प्रोडक्ट होता है। दूसरा, अब वो इलेक्ट्रॉन किस मीडियम में जा रहा है, या एक्वस मीडियम में जा रहा है, किस मीडियम में। जैसे सपोज करो मुझे मोल्टन NaCl लेना है, मोल्टन NaCl का मतलब है कि आपने नमक का टुकड़ा बड़ा सा लिया, उसको पिघला दिया, उसको प्योर पिघलते फॉर्म में रखा, तो इसमें क्या होगा, दो आपके पास क्या होंगे, कभी भी याद रखना मोल्टन NaCl में या किसी भी मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में एक ही कैटायन होता है, एक ही एनायन होता है। याद रखना, किसी भी मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में एक ही कैटायन होता है, एक ही एनायन। क्योंकि मैं अभी NaCl का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो चीजें मैं NaCl में डील करूंगा। अगर मैं बात करूं एक्वस NaCl की बात करूं, तो इसमें Na+Cl- तो होगा, साथ ही साथ एक्वस है तो मतलब वाटर आ जाएगा, तो जहां वाटर आएगा वहां H+ और OH- भी आ जाएगा। या H+ OH- की बात करो या वाटर की बात करो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो दो फैक्टर आपको समझ में। तीसरा जो फैक्टर होता है इंपॉर्टेंट, तीसरा फैक्टर होता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपने पानी के फॉर्म में लिया तो उसका कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अब इसमें दो बातें होती है, ठीक है, इसमें क्या होती है, दो बातें होती है। NaCl की बात कर रहा हूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि कंसंट्रेटेड NaCl लिया गया है या डाइल्यूट NaCl लिया गया है। तो याद रखना, अगर आपको सिर्फ मैं बोल दिया कि भैया इलेक्ट्रोलिसिस कराओ NaCl का, मैंने NaCl मतलब एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, कंसंट्रेटेड फॉर्म में या डाइल्यूट फॉर्म में, ये कैसे डिसाइड करोगे। तो याद रखना, जब क्वेश्चन में कुछ ना दिया जाए तो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेना कि वो कंसंट्रेटेड NaCl की बात कर रहा है। एक्सेप्शन क्योंकि डाइल्यूट NaCl में आता है, इसलिए अगर वो डाइल्यूट NaCl की बात करेगा या कुछ भी उसके बारे में पूछा तो वर्ड डाइल्यूट जरूर ऐड करेगा, या कुछ भी ऐड नहीं किया गया NaCl के आगे तो ऑटोमेटिकली आप उसको किसमें बाय डिफॉल्ट होता है ना, बाय डिफॉल्ट आप कंसीडर करोगे कंसंट्रेटेड NaCl को। आई बात समझ में, ठीक है। फोर्थ जो पॉइंट है मेरा, फोर्थ पॉइंट है चार्ज डेंसिटी फ्लोइंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। चार्ज डेंसिटी flowing during electrolysis, ठीक है, चार्ज डेंसिटी फ्लोइंग ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, ये केस होता है, ठीक है। और ये केस आपको सिर्फ किसके बारे में, किसके लिए पढ़ना है, डाइल्यूट H2SO4 के लिए पढ़ना है, और ये आपको याद ही रखना है, आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है, सिर्फ डाइल्यूट H2SO4 के लिए चार्ज डेंसिटी। आगे मैं समझाऊंगा कि ये पॉइंट का मतलब क्या होता है, आपको जैसे इलेक्ट्रोलिसिस आएगा, बट एक फैक्टर होता है कि आखिर चार्ज डेंसिटी से भी इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड और कैथोड के प्रोडक्ट में चेंजेस आ सकते हैं, जिसमें भी सिर्फ एक ही केस है डाइल्यूट H2SO4, और इसको आपको याद ही रखना है। कैसे याद रखना है, क्या होता है, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बस फिलहाल के याद रखो, ठीक है। पांचवा लास्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड भी कैसे होते हैं, आपके दो टाइप के इलेक्ट्रोड होंगे, एक होता है आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, एक आता है आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड जो सिर्फ चार्ज ट्रांसफर करने में काम आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। मतलब जनरली कार्बन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इन सब इलेक्ट्रोड्स को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है, जो मतलब रिएक्शन एनोड या बेसिकली किसी भी एनोड या कैथोड या सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। एक्टिव इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होते हैं जो इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम तो करते ही है, साथ ही साथ वो सेल रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर जाते हैं, इस कारण से हम उनको एक्टिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। सबका अपना मीनिंग है। अगर दोनों को, अगर आप किसी एक ही इलेक्ट्रोलिसिस में आप दोनों अलग अलग यूज करते हो, एक इलेक्ट्रोलिसिस में सपोज कर आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया और एक इलेक्ट्रोलिसिस में आपने एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज किया, तो ऑब्वियस सी बात है क्या दोनों का प्रोडक्ट सेम आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल डिफरेंट आएगा। इसलिए ये भी एक फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर आप इलेक्ट्रोड कौन सा यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको एक चीजें पॉइंट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है, बट फिलहाल के लिए याद रखो इन चीजों को, ठीक है। तो इसमें है एन इनर्ट इलेक्ट्रोड,
ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब क्या, इलेक्ट्रोड व्हिच डज नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोड व्हिच डज नॉट participate in the process of इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। ये एग्जांपल क्या हो जाता है, ये एग्जांपल हो जाता है आपका प्लैटिनम, प्लैटिनम और कॉपर, ठीक है। प्लैटिनम और कॉपर आपके लिए क्या हो जाता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड हो जाता है। बी क्या हो जाता है आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड, क्या हो जाएगा एक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड which takes part in process of electrolysis is known as active electrode, is known as active electrode। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। जनरली इसका एग्जांपल होता है मेटल इलेक्ट्रोड, सारे के सारे क्या होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रोड, जितने भी मेटल को आप ऐसा इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हो, तो कभी भी वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम तो करते हैं, साथ ही साथ वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल इसके मेटल इलेक्ट्रोड में Ag Au Zn Cu, ठीक है, Ag Au Zn, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ रूल, कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिसिस और डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ उसके एक इंपॉर्टेंट रूल मैं बता देता हूँ, ताकि आपको किसी भी चीज को समझने में आसान हो। तो आप आईपीएससी करते हो, आईपीएससी का भी अपने एक सर्टेन रूल है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर आप करते हो ना, तो उसमें देखो सर्टेन रूल से लिखा है। उसी तरीके से किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड और कैथोड के प्रोडक्ट को डिसाइड करने से पहले उसके कुछ रूल्स और उसके फैक्टर्स मैंने बता देता हूँ। फैक्टर्स हमने पढ़ लिया भैया, अब हम रूल्स भी पढ़ लेते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं इनके, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, आखिर इनके रूल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। पहला रूल क्या होता है, ठीक है, जब तक कुछ ना दिया जाए, क्वेश्चन में जब तक कुछ ना दिया जाए तो इलेक्ट्रोड हमेशा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मानोगे। जब फिर से रिपीट करो, अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड ऑलवेज एज्यूम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। अनलेस otherwise mentioned always assumed electrode as platinum इलेक्ट्रोड। अब प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इसका मतलब सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हाँ, अगर वो कोई इलेक्ट्रोड ऐसा मेटल यूज करता है तो 110% वो मेटल आपको देगा कि आखिर वो कौन सा मेटल यूज करना चाहता है, ठीक है। और नेक्स्ट रूल ऑलवेज, हाँ सेकंड रूल जो इंपॉर्टेंट है, अब एनोड और कैथोड में कौन सा रिएक्शन पहले एनालाइज करो, हमेशा याद रखना फॉर बेटर और करेक्ट आंसर के लिए हमेशा ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट, याद रखना, ठीक है। ऑलवेज याद रखना, ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट, ऑलवेज एनालाइज एनोड रिएक्शन फर्स्ट, ठीक है। और थर्ड रूल, इफ एनोड इज ऑफ मेटल, if anode is of metal, if anode is of metal, then always that metal, then always that metal, then always that metal will oxidize, metal will oxidize at anode, anode
irrespective of presence of another ion। कहने का मतलब है सपोज करो एनोड में आपके पास एक से ज्यादा आयन है, तब आपको अगर डिसाइड करना हो तो भैया इन आयन में से कौन सा पहले एनोड रिएक्शन और इलेक्ट्रोड आपने मेटल यूज किया तो बाकी सब आयन को छोड़ के आप सबसे पहले किस पे फोकस करोगे, मेटल पे। वो ही मेटल क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। हो सकता है अभी आपको एक पॉइंट नहीं समझ में आया, बट डोंट वरी, जैसे जैसे आगे ये चैप्टर बढ़ेगा ये एक एक पॉइंट आपको पहले से क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सीखते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोलिसिस करवाए क्या जैसा था। तो पहले एग्जांपल मैं NaCl का लेके चलता हूं, ठीक है। केस 1, ठीक है, केस 1, ठीक है। आपको इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, ठीक है। तो पहला फैक्टर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज करते हो। पहले सपोज करो मैंने इलेक्ट्रोलाइट NaCl ले लिया, आप अपने मन से कोई भी ले सकते हो, बट फॉर एग्जांपल एक बार NaCl का सीख लो, बाकी आप अपने आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो। तो NaCl में भी अब दूसरा फैक्टर है मोल्टन या एक्वस। तो पहले जो केसेस होगा वो हमारा मोल्टन के लिए होगा। तो मैं पहला केस कर रहा हूं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट। मोल्टन सॉल्ट तो पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस सीख रहे हैं। मोल्टन सॉल्ट में खासियत क्या होती है भैया, एक ही क्या होता है, कैटायन होता है, और एक ही क्या होता है आपके पास, एनायन होता है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको पहला केस सिखा रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten NaCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। देखो यहाँ पे हालांकि मैंने आपको दे दिया प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, स्टेट भी बता दिया, इलेक्ट्रोलाइट भी बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया कि कंसंट्रेटेड है डाइल्यूट है, तो जब कुछ ना दिया तो कंसंट्रेटेड मानोगे इसको, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको चीज समझ में आई। अब करना क्या आपको, देखो ये सॉरी यहाँ मोल्टन में कोई कंसंट्रेटेड डाइल्यूट नहीं आता है, कंसंट्रेटेड डाइल्यूट आएगा एक्वस वाले फेज में। तो अभी फिलहाल केस 1 हमारा ये है, केस 1 हमारा ये है, और केस 2 हमारा है। केस 2 में ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, ये और ये। बट केस 1 तो सबसे आसान है, मोल्टन में तो कुछ करना ही नहीं, एक कैटायन और एक एनायन है, ठीक है। अगर मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ भैया, आपके पास टैंक है, आपने टैंक लिया, ठीक है, दो रोड लिए, दो रोड कौन से लिए, प्लैटिनम के रोड लिए, ठीक है, दो प्लैटिनम के रोड लिए। ये कैथोड के जैसा एक्ट करेगा, ये एनोड के जैसा। इसको क्या किया आपने, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। आपके पास एक Na+ है और एक Cl- है। Na+ एनायन के पास जाएगा, Cl- कैटायन पे जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है NaCl किस में टूटेगा, जब मोल्टन में फॉर्म में जाएगा, मोल्टन के फॉर्म में जाएगा Na+ और Cl-। इसका मतलब आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। एनोड के पास आपके पास कौन सा आयन जाएगा, एनोड के पास आपके पास जाएगा आयन Na+ और सॉरी एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो Cl- सॉरी एनायन जाएगा, देखो एनायन जाएगा एनोड के पास और कैटायन जाएगा कैथोड के पास। एनायन गया एनोड के पास, कैटायन गया कैथोड। मतलब एनोड के पास कौन सा आयन जाएगा, Cl-, कैथोड में क्योंकि रिडक्शन होता है तो उस पे कौन सा जाएगा, Na+, ठीक है। तो आपको पता है Cl- किसमें ऑक्सीडाइज होगी, किसमें कन्वर्ट हो सकता है, Cl2 में कन्वर्ट हो सकता है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 2Na+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Na सॉलिड बना लेगा। क्या बना लेगा, Na सॉलिड बना लेगा। आई बात समझ में। अगर मैं इसका नेट रिएक्शन की बात करूं, तो नेट रिएक्शन क्या होगा, ट्वाइस ऑफ Na+ ट्वाइस ऑफ Cl- टेंड्स टू गिव ट्वाइस ऑफ Na सॉलिड और Cl2 गैस, ठीक है। अब ये क्या होता है ना, इस याद रखना, Na सॉलिड क्या होता है, आपका मेन प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे Na सॉलिड क्या होता है, आपका मेन प्रोडक्ट होता है, और Cl2 क्या होता है, आपका बाई प्रोडक्ट होता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डॉस प्रोसेस बोलते हैं। ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है जिसमें आप मेजर अमाउंट, मतलब इट इज द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम, डॉस प्रोसेस भी बोलते हैं। ये एस ब्लॉक में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। यही होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस से आप कैसे सोडियम को प्रिपेयर करते हो मोल्टन NaCl से। तो आपको अब समझ में आ गया आखिर कैसे मोल्टन NaCl से मिलता है। एनोड पे ये होगा Cl2 मिलेगा, बट Cl2 बहुत कम अमाउंट में मिलता है,
ज्यादा अमाउंट में आपको क्या मिलता है, सोडियम मिलता है। क्या मिलता है, प्योर सोडियम मिलता है आपको यहाँ पे। तो ये एक अच्छा इंडस्ट्रियल मेथड है, ठीक है। चलो चलो यहाँ तक आपको समझ में आया। चलो ठीक है, तो मैंने इट इज एन इंडस्ट्रियल, इसको हम क्या बोलते हैं, डॉस प्रोसेस भी बोलते हैं, डॉन्स प्रोसेस, सॉरी डॉन्स प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। इट इज एन इंडस्ट्रियल मेथड, लिख देता हूं मैं, इट इज एन इंडस्ट्रियल मेथड, it is an industrial method for the preparation of sodium, for the preparation of sodium known as Downs process। क्या बोलता है, Downs process भी बोलते हैं, ठीक है। चलो आपको मैंने एक मोल्टन NaCl का दिया, अब आप एक काम करो, मोल्टन MgBr2 का एनोड और कैथोड प्रोडक्ट बनाओ, मोल्टन AlCl3 में एनोड और कैथोड का प्रोडक्ट बनाओ कि एनोड और कैथोड पे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। मोल्टन AlCl3, मोल्टन MgBr2, इनके आपको प्रोडक्ट बताने हैं, ठीक है। तो आप पॉज करके फिर से अटेम्प्ट करिए, बट मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। तो कैटायन MgBr2 किस में टूटेगा, आपको पता, मोल्टन फॉर्म में टूटेगा, ये Mg+2 और ट्वाइस ऑफ Br-, ठीक है। इसका मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। एनोड पे कौन सा जाएगा, एनाइन जाएगा, तो Br- जाएगा, कैथोड पे क्या जाएगा, Mg+2 जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि ट्वाइस ऑफ Br-2 क्या करेगा, कन्वर्ट होगा Br2 गैस में और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, और यही Mg+2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या दे देगा आपको, Mg सॉलिड दे देगा। क्या दे देगा, Mg सॉलिड। इसका मतलब ये समझ रहे हो, ऑब्वियसली Br- का ऑक्सीडेशन, प्रिफरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट Br2 0 ही होगा, ऐसा नहीं कि वो अलग बात है भाई, -5 तक जाता है, बट हमें प्रिफरेबल प्रोडक्ट Br2 ही मिलेगा। तो ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा। Cl-Cl2 में कन्वर्ट होगा, F-F2 में कन्वर्ट होगा, I-I2 में कन्वर्ट होगा, Br-Br2 में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से आप याद रखिए। तो इस तरह से ऑक्सीडाइज होकर Br2 गैस आपको एनोडिक प्रोडक्ट, ये एनोडिक प्रोडक्ट हो गया, ये आपको क्या हो गया, कैथोडिक प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। अगेन AlCl3 में क्या होगा, AlCl3 मोल्टन फॉर्म में किस फॉर्म में टूटेगा, Al+3 प्लस ट्राइस ऑफ Cl-। तो कुछ नहीं, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन में एनोड पे क्या मिलेगा, कौन सा जाएगा, एनोड पे कौन सा आयन जाएगा। देखो मैं इसमें डायग्राम नहीं बना रहा हूं, नो नीड टू डायग्राम, आपको बस डिसाइड कर लो, एनोड पे क्या जाएगा, एनाइन जाएगा, कैथोड पे कैटायन जाएगा, बस उसके अकॉर्डिंग उसका ऑक्सीडेशन कर दो, इसका रिडक्शन कर दो, खत्म। तो पहले मैंने क्या किया, पहले एनोड का ऑक्सीडेशन किया, तो क्या होगा, यहाँ पे होगा, देखो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, किसका, Al+3 का। तो पहले इसका क्या करो, ये डिसाइड करो क्या कि इसका क्या बनेगा। तो सपोज करो चॉइस ऑफ Cl- किस में कन्वर्ट होगा, Cl2+2 इलेक्ट्रॉन, और ये कितना होगा, Al+3 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाना चाहिए, एल्युमिनियम सॉलिड बनाना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ओवरऑल कैंसिल होना चाहिए, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको क्या कर दूंगा मैं 2 से मल्टीप्लाई कर, तो आपका क्या हो जाएगा, ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते 3Cl- कन्वर्ट होगा Cl2 में, अब स्टोइकियोमेट्री आप जो भी यूज करो डजंट मैटर, ठीक है। तो ये ओवरऑल केसेस था किसका, मोल्टन स्टेट का। देखो केस 1 बहुत आसान है, केस 1 मुझे नहीं लगता कोई जेईई मेंस में भी इवन दो पूछने वाला, या नीट में भी, अब क्योंकि पेपर का लेवल नीट का भी बढ़ने वाला है, क्योंकि एम्स और जिपमर आ गए उसके अंदर, ऑब्वियस बात है पहले जैसा नीट का भी लेवल नहीं रहेगा। तो मोल्टन स्टेट तो बस आपको बेसिक चीज है कि आखिर एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, भाई किसी एनायन का ऑक्सीडेशन, एनायन को ऑक्सीडाइज कर दो, कैटायन को रिड्यूस कर दो, ठीक है। तो ये था भैया मोल्टन वाला, बहुत आसान है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। प्रॉब्लम आती है कब, जब हम इसको क्या करते हैं, एज अ एक्वस फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो जनरली पूरे इलेक्ट्रोलिसिस में या तो आपको मोल्टन फॉर्म देगा या तो एक्वस फॉर्म देगा, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा एक्वस फॉर्म, हालांकि कॉम्प्लिकेटेड वो भी नहीं है, आसान है। अगर चीजें आपको थोड़ी बहुत याद है तो आप एक्वस फॉर्म का भी इजीली एनोड और कैथोड प्रोडक्ट बता सकते हो। आप किसी भी सब्सटेंस का इजीली एनोड और कैथोड प्रोडक्ट बता सकते हो, बस एक पॉइंट, 2-4 पॉइंट अगर आपको याद है तो,
ठीक है। जैसे आप जीओसी वगैरह में भी बहुत कुछ पॉइंट्स थोड़े बहुत याद रखते हैं ना, जैसे आप उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो केस 2 हमारा जो बनता है, इस केस 2 में नंबर ऑफ केसेस बनेंगे, ठीक है। अब आप क्या रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस एक्वस सॉल्ट, आपको किसका कराना है, एक्वस सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कराना। अब एक्वस सॉल्ट में भैया मिनिमम तो कम से कम 2 एनायन हो जाएंगे आपके पास, और 2 क्या हो जाएंगे आपके पास, कैटायन हो जाएंगे, ठीक है। 2 एनायन हो जाएंगे, 2 कैटायन हो जाएंगे, और वाटर भी आपके साथ साथ रहेगा, ठीक है। अब इसमें मैं पहला केस सिखा रहा हूं आपको, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ केस ए, पहला। अब इसमें नंबर्स ऑफ केसेस होंगे, ठीक है। तो पहला केस, आई विल ट्राई टू कवर ऑल द केसेस जितने हो सकते हैं हमारे आज के दिन में। तो पहला केस है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, एक्वस NaCl, ठीक है। तो पहला फैक्टर आपको समझ में है मोल्टन में कैसे किया जाता है। अब मोल्टन में तो ये कंसंट्रेटेड डाइल्यूट तो कोई लफड़ा नहीं होता, लफड़ा आता है एक्वस में कि भैया कंसंट्रेटेड रहेगा। अगर कंसंट्रेटेड NaCl का आप इलेक्ट्रोलिसिस करें तो एनोड कैथोड पे अलग प्रोडक्ट बनेगा, और डाइल्यूट NaCl का आप कराने जाओगे तो एनोड कैथोड पे प्रोडक्ट अलग बनता है। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इसमें मेरा पहला केस आ रहा है, ये चलो पहला ये ले रहा हूं, केस ए, ठीक है। कंसंट्रेटेड NaCl, पहले मैंने क्या लिया, कंसंट्रेटेड एक्वस फॉर्म में भी मैंने किस फॉर्म को पहले सीख रहा हूं मैं, कंसंट्रेटेड। अगर कुछ ना दिए जैसे आपको एक्वस NaCl बोल तो बात ही खत्म हो गई, तो आपके पास क्या होगा, ये हुआ, ठीक है। कंसंट्रेटेड NaCl में आपके पास क्या होगा भैया, NaCl किस में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस, और H2O किस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस। समझ में आई बात सबको, ठीक है। इसमें वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस आपको पढ़ना है, इसी केस में वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है, नेक्स्ट केस में, नॉट इस केस में। बट फिलहाल के लिए मैं बताने के लिए समझा रहा हूं। बट इधर देखो होगा क्या एक्चुअली, अगेन कंटेनर, कुछ इलेक्ट्रॉन है दिया तो प्लैटिनम इलेक्ट्रॉन, जैसे बताया मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। अब यहाँ पे आपके पास कौन कौन से ऑप्शन है, देखो आपके पास है Na+, Cl-, H+, OH- या वाटर। देखो H+ OH- ले रहे तो वाटर मत लो, और अगर वाटर ले रहे तो H+ OH- लो, क्योंकि वाटर में थोड़ा क्या होता है, कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, और थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। तो हमेशा मैं क्या करता हूं, वाटर नहीं भी दिया तो H+ OH, कभी-कभी आपको बुक्स में क्या देगा, H+ कहां जाएगा, कैथोड। आज भी समझा रहा हूं, यहां पे एक पॉइंट समझा रहा हूं। देखो आपके पास इतने हैं, मैंने क्या बोला, या तो वाटर ले लो या तो H+ OH- ले लो, दैट चॉइस इज योर। तो मैं दोनों चीजें आपको लेके समझा दे रहा हूं। Na+ कहां जाएगा, कैथोड के पास जाएगा, Cl- एनोड के पास जाएगा, H+ कैथोड के पास जाएगा, OH-। वाटर का दोनों चीज हो सकता है, वाटर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। क्यों, वाटर से ही H+ है, H+ रिड्यूस होता है, वाटर से ही OH- सब ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका मतलब वाटर, या वाटर बोलूं या H+ OH- बोलूं, वाटर का रिडक्शन बोलूं या H+ का रिडक्शन बोलूं, वाटर का ऑक्सीडेशन बोलूं या OH- का ऑक्सीडेशन बोलूं, मीनिंग एक ही है, मीनिंग एक ही है। तो वाटर बुक में क्या होता है, थोड़ा वाटर का कर दे देता है, लेंथी हो जाता है, थोड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, इसलिए प्योर फॉर्म में समझने के लिए वाटर की जगह H+ ले लो या OH- ले लो। समझ में आई बात नहीं, आई होप से यहां तक समझ गए। वाटर की जगह हमेशा प्रेफरेंस दो H+ और OH- को, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। चलो यहां तक बात आई। अब आपके पास, क्योंकि मैंने हमेशा क्या बोला, हमेशा एनालाइज करो एनोड पे, और एनोड पे कौन सा आयन जा रहा है, कैथोड पे कौन सा जा रहा है। एनोड पे कौन सा जा रहा है, Cl- जा रहा है, OH- जा रहा है, या वाटर, OH- या वाटर कोई भी दे सकते हो, ठीक है। Na+ जा रहा है कैथोड पे, H+ जा रहा है या वाटर जा रहा है, कुछ भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, OH- H2 एक ही बात है। और इवन दो ऑब्लिक साइन दो मेरे हिसाब से तो, ठीक है, H+ कोई भी दो हो जा रहा है, ठीक है। अब समझो, देखो मोल्टन में एक ही था, एक ही कैटायन था, एक एनायन, तो भैया जो था उसका डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। यहां पे थोड़ा स्टोरी ट्विस्ट है कि Cl- और OH- में किसका ऑक्सीडेशन करेंगे। तो सीधी बात है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले ऑक्सीडाइज करेगा, इसमें जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो पहले रिड्यूस करेगा। अब ये कौन डिसाइड करता है,
ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिसाइड करता है। तो आपको मैं क्या दे रहा हूं, एक लिस्ट दे रहा हूं, बस ये लिस्ट आप याद रखिए, ज्यादा नहीं 12-15 एलिमेंट का है, और ये लिस्ट इसी सीरीज वाइज में आपको याद रखना है, ठीक है। ऊपर में है Li, Na, Zn, Fe, H, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हालांकि यूज नहीं होता, गोल्ड मत लो, कोई जरूरत नहीं है। Cl माइनस, OH माइनस, NO3 माइनस, NO3 माइनस, SO4 2 माइनस और F माइनस। बस इतना याद कर लो, 99.9% इलेक्ट्रोलाइटिक क्वेश्चन इसी पे खत्म हो जाएगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा था और एसओपी क्या हो रहा था, घट रहा था। इसका मतलब ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा तो नीचे वाले का, मतलब सिंपल सी बात में कि जितना ऊपर जाओगे वो प्रेफरेंस एनोड को मिलेगा, जितना नीचे जाओगे वो प्रेफरेंस कैथोड में मिलेगा। तो अब यहाँ पे समझो, क्योंकि अब आपको यहाँ डिसाइड करना है कि Cl माइनस OH माइनस में से किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो एनायन के लिए चूज करने के लिए कि किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, वो मेटल या वो एनायन ऊपर होना चाहिए। तो आप देखो Cl माइनस OH माइनस में कौन ऊपर है, ऑब्वियस बात है Cl माइनस ऊपर है, तो OH माइनस की जगह प्रेफरेंस किसको मिलेगा, यहाँ पे Cl माइनस को। इसका मतलब विदाउट एनी कंफ्यूजन यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा Cl माइनस का। अब फिर कंफ्यूजन दूर है। अब डिसाइड कैसे करेंगे, अगर दो एनायन हो और एनोड पे अगर दो एनायन हो या दो कैटायन हो, वो डिसाइड हम करेंगे एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। उसी तरीके से कैथोड में रिडक्शन होने के लिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो पहले रिड्यूस करेगा, इसका मतलब जो एलिमेंट सबसे नीचे होगा वो पहले रिड्यूस होगा। अब Na प्लस और H प्लस में कौन ऊपर है, तो सोडियम देखो ऊपर है और हाइड्रोजन ऊपर है, तो और ऑब्वियस बात है हाइड्रोजन को क्या मिलेगा, पहले प्रेफरेंस मिलेगा। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ H प्लस दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 गैस बना देगा। क्या बना देगा, H2 गैस बना देगा। आई बात समझ में सबको, ठीक है। इसका मतलब एनोड के लिए ओवरऑल समझाने की बात बताओ, एनोड के लिए अप वाले देखो, कैथोड के लिए डाउन वाले देखो, ठीक है। कहने का मतलब जो जितना ऊपर रहेगा वो एनोड में पहले ऑक्सीडाइज होगा और जो जितना नीचे होगा वो कैथोड में वो पहले रिड्यूस होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं, इन केस ऑफ मोर देन वन आयन, इन केस ऑफ more than one ion, in case of more than one ion, that ion will oxidize, that ion will oxidize, that ion will oxidize at anode, that ion will oxidize at anode which has higher oxidation potential, which has higher oxidation potential, which has higher oxidation potential, and that ion will reduce at cathode, and that ion will reduce at cathode which has higher reduction potential। आई बात समझ में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और पॉइंट फ्रॉम ECS मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, that ion will oxidize at anode, that ion will oxidize at anode, that ion will oxidize at anode which is higher up in the series, which is higher up in the series, which is higher up in the series, while that ion will reduce, while that ion will reduce, which is lower in the series, which is lower in the series। आई बात समझ सबको, ठीक है।
तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मुझे एनोड और कैथोड तो ये मैंने डिसाइड कर लिया कि भैया ये मेरा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। आई बात समझ में? हाँ समझो। मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि ट्वाइस ऑफ Cl माइनस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और आपके पास एक और क्या था कि ट्वाइस ऑफ H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या दे रहा है, H2 गैस दे रहा है सपोज करो, ठीक है। ओवरऑल आपके पास रिएक्शन क्या था, ओवरऑल आपके पास रिएक्शन ये था कि ट्वाइस ऑफ Cl माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस दे रहा है Cl2 गैस प्लस H2 गैस, ठीक है। ये हो गया आपका एनोडिक प्रोडक्ट और ये हो गया आपका कैथोडिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, Na प्लस, देखो Na प्लस और OH माइनस, ट्वाइस ऑफ Na प्लस और ट्वाइस ऑफ OH माइनस मैं दोनों तरफ ऐड कर दे रहा हूँ। ट्वाइस ऑफ Na प्लस और ट्वाइस ऑफ OH माइनस मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो कुछ रिएक्शन फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ NaCl हो गया प्लस ट्वाइस ऑफ H2O हो गया। ये आपको क्या देगा, अब यहाँ पे देखो Na प्लस OH माइनस ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ NaOH हो जाएगा एक्वस प्लस H2 गैस प्लस Cl2 गैस। ये एक्चुअल में रिएक्शन होगा, ठीक है। आज इसी को हम क्या बोलते हैं, कैसनर-केल्नर सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैसनर-केल्नर सेल। क्या बोलते हैं, कैसनर-केल्नर सेल। तो आपको एक बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ पे कुछ बातें समझो बात को। एनोड का ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है भैया, Cl माइनस का हो रहा है, तो Cl माइनस कन्वर्ट हो जा रहा है Cl2 गैस में। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, आपको मेन प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ये मेन प्रोडक्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए। कैसा क्या लगता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड NaCl और H2Cl2 के साथ क्या मिलता है, बाय प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है, बाय प्रोडक्ट। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं कि पहले क्वेश्चन तो भैया आपका जब आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl कराते हो, कंसंट्रेट एक्वस कंसंट्रेटेड NaCl या सिंपल से बोला इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl एक्वस NaCl, तो इसका मतलब कंसंट्रेटेड NaCl की बात कर रहे हो। एक्वस NaCl में आपको इलेक्ट्रोलिसिस करने पर क्या-क्या चीजें सीखने को मिलती है, तो पहली चीज हमें ये सीखने को मिलेगी एज अ मेन प्रोडक्ट आपको NaOH मिलता है और बाय प्रोडक्ट H2Cl2। दूसरा एनोड पे जो गैस निकलती है वो Cl2 होती है, कैथोड में जो गैस निकलती है वो होती है हाइड्रोजन H2 गैस, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें ये सीखने मिला। तीसरा पॉइंट हमें ये सीखने मिला कि Na+ का कंसंट्रेशन पूरे ड्यूरिंग द होल इलेक्ट्रोलिसिस चेंज नहीं किया। देखो Na+ यहां पे भी Na+ यहां पे वो अलग बात है कि उधर OH के साथ जुड़ा है, यहां Cl- के साथ जुड़ा है, बट इलेक्ट्रोलाइसिस क्योंकि देखो जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन कभी भी चेंज नहीं होगा। देखो आप पूरे रिएक्शन में Na+ कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, एनोड पे पार्ट कर रहा है कैथोड पे, इसका मतलब Na+ का कंसंट्रेशन सेम रहेगा। तीन बात हमने सीखी। चौथी बात क्या है भैया कि क्या इस इलेक्ट्रोलिसिस में pH की वैल्यू बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है, ठीक है। कैसे बढ़ सकती है समझो बात को, वो इस तरीके से बढ़ सकती है क्योंकि देखो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोलिसिस किसका करा है, NaCl किसका सॉल्ट होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का जिसके pH की वैल्यू 7 होती है। अब ये कन्वर्ट हो रहा है NaOH मतलब स्ट्रॉन्ग बेस में, तो ऑब्वियस बात है pH की वैल्यू बढ़ेगी, pH की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों, आप ऐसे भी देखो H+ यहाँ पे धीरे-धीरे हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, H+ का कंसंट्रेशन घटते ही pH की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती भी है। अब मैंने क्या बोला, अब देखो यहाँ तक तो बात समझ में, अभी आपको मैंने यहाँ पे भी बोला था कि आप या तो H+OH- का यूज करोगे या H2O का यूज करोगे। आप बोलने का मतलब कि सर अगर मैंने एनोड और कैथोड पे वाटर का H+ की जगह वाटर यूज किया था एज अ कैथोड में, मैंने क्या बोला, आप H+ भी यूज कर सकते हो और OH- भी यूज कर सकते हो। तो अगर H2O यूज करते थे तो आप क्या होता था, अगेन प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आता था, प्रोडक्ट आपका यही रहता था, नो चेंज इन प्रोडक्ट। बस अब ये H2O H2 में कन्वर्ट होता था और H2O O2 में। अगर OH- का यहाँ पे क्या भैया, यहाँ पे तो Cl- को प्रेफरेंस मिला ना, अगर Cl- को प्रेफरेंस नहीं मिलता था, OH- को मिलता था, तो OH- O2 में कन्वर्ट होता था, H+ H2 में कन्वर्ट होता है। बस कुछ नहीं, इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो, इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन ट्वाइस ऑफ H2 प्लस 4H+ प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक, सॉरी ये मिस्टेक हो गया मेरे से, ये डिडक्शन हो रहा है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन
प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो OH माइनस बन रहा है, देखो OH माइनस बन रहा है, OH माइनस बन रहा है मतलब pH की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, अगर मैं H प्लस का रिडक्शन करा रहा हूँ तो आपको पता है, आपको पता है, यहाँ से कंफ्यूजन मत करना कि सर प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन यहाँ पे OH माइनस, देखो कभी कभी क्वेश्चन का होता है कि भैया अभी हम लोग ऑफलाइन में नहीं है, जनरली ऑफलाइन में बच्चों के क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अभी तो आपने बोला H प्लस यूज करो या H2O यूज करो, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे बाय प्रोडक्ट अगर मैं H2O का अगर रिडक्शन करा तो बाय प्रोडक्ट OH माइनस मिल रहा है, यहाँ पे तो सब कुछ नहीं है। तो देखो होता कुछ नहीं है, ये बोला ना नाम के लिए, नाम के लिए क्यों, अगर H प्लस का रिडक्शन हो रहा है और आपने एक्वस लिया, एक्वस लेने का मतलब ये कि H प्लस OH माइनस का कंसंट्रेशन बराबर होगा इनिशियली, ठीक है, एक्वस NaCl भी लिया तो भाई पानी तो है ना उसके अंदर, तो इसका मतलब H प्लस OH माइनस का कंसंट्रेशन बराबर रहा, H प्लस OH माइनस का कंसंट्रेशन बराबर 10⁻⁷ दोनों का था। अब यहाँ पे धीरे धीरे H प्लस का कंसंट्रेशन घटते जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता है H Kw वाटर का Kw हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो जब H प्लस का कंसंट्रेशन घट रहा है तो OH माइनस का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, बढ़ा देगा, क्योंकि Kw अपने आप को क्या रखेगा, कांस्टेंट रखेगा। तो चाहे मैं ये लिखूं चाहे मैं वो लिखूं, मीनिंग एक ही है, मतलब ऐसे क्योंकि H प्लस घट रहा है तो pH की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब भी वही है कि OH माइनस बढ़ रहा है मतलब pH बढ़ रहा है मतलब pH की वैल्यू बढ़ रही है, मीनिंग एक ही है। इसलिए प्रेफरेंस हमेशा H2O की जगह आप H प्लस यूज करो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो जाए, समझ में आई बात। इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए बस वो खाली नाम के लिए दिखाने के लिए मैंने आपको समझा दिया। तो अब हम ये सारे पॉइंट लिखेंगे कि आखिर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, ठीक है। ठीक है, मेन पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, कंसंट्रेटरी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, डाइल्यूट में चीजें थोड़ी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या मिलता है आपको, पहला तो आपको क्या मिलता है, NaOH ऑक्टेन, ठीक है। सेकंड चीज क्या बोलती है, H2 and Cl2, H2 and Cl2 will obtain as byproduct, will obtain as byproduct, ये obtained as byproduct, ठीक है। दूसरा, हाँ एक बात और है, आप यहाँ पे गौर करो, NaCl का कंसंट्रेशन में कुछ फर्क आएगा बिल्कुल, क्योंकि देखो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका तो NaCl का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ NaCl डिक्रीजेस। मैंने क्या बोला, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा, इसमें कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं हो सकता कभी भी, तो ये पार्ट बहुत आसान भी है, एक बार समझ में आए तो डायरेक्ट एंडिंग की जरूरत नहीं होती। कंसंट्रेशन ऑफ NaCl डिक्रीजेस, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl डिक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या होगा, हाँ Na प्लस के कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस आयन will not change, concentration of Na plus ion will not change, ठीक है। और क्या होगा, during electrolysis pH of solution continuously increases, ठीक है, continuously increases, is that clear, ठीक है। अब कैसे समझ में आएगा कि सर कि कभी कंफ्यूजन हो जाए कि मान लो pH घट रहा है या बढ़ रहा है, एक ट्रिक दे रहा हूँ, छोटा सा ट्रिक नहीं है, बेसिकली आप लॉजिक भी लगा सकते हो। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो कैथोड पे H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी, घटेगी, इसका मतलब अगर H प्लस का कंसंट्रेशन घट रहा है तो pH क्या होगा, बढ़ेगा। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होता है, OH माइनस का कंसंट्रेशन घटता है, इसका मतलब pH की वैल्यू क्या होगी इस केस में, घटेगी।
OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो pH माइनस pH क्या घट जाएगा, ठीक है। अगर क्या हो रहा है तीसरा, ये केस कब होता है जब pH में कोई चेंज है। pH में चेंज तभी आ सकता है जब कैथोड पे H प्लस का रिडक्शन हो और एनोड पे OH माइनस का ऑक्सीडेशन हो। तो H प्लस का रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब pH की वैल्यू बढ़ेगी, OH माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका मतलब pH की वैल्यू घटेगी, ठीक है। चलो इसमें क्या था, pH की वैल्यू कब चेंज नहीं होगी, नो चेंज। आखिर pH की में कोई चेंज कब क्यों नहीं आएगा, तो पहले के नन ऑफ द आयन पार्टिसिपेट, नन ऑफ द आयन पार्टिसिपेट, ना तो H प्लस हो ना OH माइनस, तो इसका मतलब pH कांस्टेंट रहेगा। या क्या दोनों पार्टिसिपेट करें, बोथ विल पार्टिसिपेट। अगर दोनों पार्टिसिपेट करें तो एक घटाएगा एक बढ़ाएगा, pH कांस्टेंट रहेगा, बोथ विल पार्टिसिपेट। तो यहां से आपको आई होप थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आ गया होगा कि pH की वैल्यू कब घट रही कब बढ़ रही है। तो यहां से हम थोड़ी बहुत चीजें क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट थोड़ा, ठीक है। तो ये था आपका एक्वस NaCl का, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा डिस्कंटिन्यू करूंगा। आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस से आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये होमवर्क करना है एक्वस MgCl2 का करना है, ठीक है। सेम कंसंट्रेटेड का है, एक्वस MgCl2 का करना है, एक्वस AlCl3 का करना है, एक्वस क्या ले सकते हैं KBr का करना है, ठीक है। और एक्वस KNO3 का करना है। आपको ये मैं होमवर्क दे रहा, आपको सेम एज इट इज करके एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट बताना है। बस सिर्फ आपको ये मुझे बताना है, आपको कुछ करना नहीं है। आपको बस आपको कैटायन एनायन डिसाइड करके आपको सिर्फ मुझे प्रोडक्ट बताना है कि आखिर एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा और कैथोड पे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। फिर से मेरे फ्रेंड, आज हमने क्या सीखा, हमने पहले सीखा इलेक्ट्रोलिसिस आखिर क्या क्या होता है, आखिर उसमें कैसे कैसे वर्किंग होती है, ठीक है। अब उसमें केसेस सीखे हमने, भैया मोल्टन का अगर मैंने किसी सॉल्ट का करा है तो उसमें एनोड और कैथोड प्रोडक्ट क्या करेगा, और अगर यदि मैंने एक्वस का करा है तो उसमें एनोड और कैथोड में क्या फर्क पड़े। अब एक्वस में भी दो केस होते हैं, कंसंट्रेटेड करा है तो एनोड और कैथोड में क्या प्रोडक्ट बनता है, डाइल्यूट कराएंगे तो अलग हो जाता है, ठीक है। तो अलग अलग केसेस होता है, डाइल्यूट में भी अलग अलग केसेस। तो आपको पहले मैंने मोल्टन का सिखा दिया, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्ट का सिखा दिया, ठीक है। तो ये दो केस आज हमने सीख लिए, अगले दिन और दो, क्योंकि अभी क्या है, अभी मेरा केस 2 चल रहा है एक्वस में। एक्वस में भी पहला केस हमने सीखा कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट पूरा बाकी है अभी, ठीक है। ये दो केसेस हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या सीखेंगे, अब डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड कुछ भी हो, अगर यदि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के अलावा कोई मेटल इलेक्ट्रोड होगा तब एनोड प्रोडक्ट कैथोड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। बिलीव मी बहुत आसान है, अगर आपको हार्ड लग रहा है बहुत ही ज्यादा आसान है, बस सर्टेन रूल्स कुछ पॉइंट्स याद रखिए, इसी से याद रखिए, बहुत है। इसलिए प्रैक्टिस के तौर पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। आज हमने क्या सीखा, पहले आज हमने सीखा भैया कि आखिर इलेक्ट्रोलिसिस सीखा, उसमें पहला केस है मोल्टन का सीखा। मोल्टन में भैया एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, डायरेक्ट हम कैटायन एनायन वाले का ऑक्सीडेशन करते हैं, कैटायन वाले का रिडक्शन कर देते हैं, खत्म बात। एक्वस फॉर्म में क्या होता है भैया, क्योंकि H+ और OH- आ जाता है, तो यहाँ एनायन में आपके पास एक एनायन के साथ OH- भी होगा, एक कैटायन के साथ H+ होगा। तो अगर इनमें से किसका डिसाइड करना है तो आप ECS के अकॉर्डिंग जा सकते हो। ECS जो मैंने आपको लिखाया था यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो सबसे ऊपर होगा वो पहले ऑक्सीडाइज कर, जो सबसे नीचे वो पहले रिड्यूस करेगा। और H+ अगर रिड्यूस हो जाए तो इसका मतलब pH की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, pH की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी इस केस में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, इसमें क्या आपको बताना है pH में कोई चेंज होगा या नहीं होगा। हर केस में एनोड और कैथोड का प्रोडक्ट pH में कोई चेंज आएगा, ये आपको होमवर्क है, अभी आप मुझे होमवर्क करके बताओगे ये वाला। इनफैक्ट मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं इस केस में, अगर मैंने सपोज करो एक्वस AgNO3 लिया, एक्वस एनर्जी 5 आपको दे रहा हूं, ये आपको मुझे एनोड कैथोड पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है और आपको pH में कोई चेंज आ गया, ये यही चीज देता है, जनरली यही तीन चीज पूछता भी आपको बहुत ज्यादा है। ये आपको यूज इसलिए मैं करा रहा हूं ना, आगे इसके बाद हम फैराडे लॉ पढ़ेंगे। ये आपने क्वालिटेटिव पढ़ा, क्वालिटेटिव मतलब अभी आप डिसाइड करोगे एनोड कैथोड प्रोडक्ट क्या होगा, इसके बाद आप ये डिसाइड करोगे आखिर में कि आखिर कितना बन रहा है, क्या बन रहा है ये अभी डिसाइड करेंगे, कितना बनेगा ये आगे डिसाइड करेंगे, वही फैराडे लॉ होता है। फैराडे में बस अमाउंट बताते हैं आखिर क्या, इसके लिए आपको ये पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए फैराडे के क्वेश्चन बनाने के लिए। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत आसान भी है, थोड़ा जल्दी से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अभी आप मुझे तुरंत मैसेज करो व्हाट्सएप पे ये होमवर्क, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, तुरंत।